हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। मेरे पास आपके लिए सिर्फ आज ये लाइन है, कोई भूमिका नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधे मैं इस लाइन के बारे में बात करता हूं और मैं ये बात करता हूं कि अगर हम सफलता की बात करें तो क्या सर सफलता के कुछ नियम हैं? तो बिल्कुल सफलता का नियम है और सफल होने के लिए 3 ही नियम काम करते हैं कि खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। अगर आपने इन तीनों नियमों को अपनी लाइफ में अपना लिया है तो यकीन मानिए कि सफलता जो है वो आपके कदम जरूर चूमेगी। और यहाँ पर अगर हम बात करें खुद से वादा, तो आप बस ठान लीजिए कि भैया हमको ये एग्जाम जो है वो निकालना ही निकालना है। हमने ये अपने आप से प्रॉमिस जो है वो कर लिया है। दूसरा, उस प्रॉमिस पर, उस एग्जाम को निकालने के लिए आप लगातार मेहनत करते रहिए, अपने काम में आपके ईमानदार बने रहिए। और तीसरा, अगर हम बात करें तो अपने रास्ते से, अपने एम से भटकिए मत। और अगर समय लग रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप फेल ही होंगे। बात समझ में आ रही है? तो इरादा मजबूत रखिए और एक दिन आएगा जब सफलता आपके कदम चूमेगी। राइट। आइए देखिए कि क्वेश्चन ऑफ द डे जो था, जो लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा था, वो क्या था। तो मैंने बोला था कि इन विच स्टेट तुलजा भवानी मंदिर, तुलजा भवानी टेम्पल द ड्रेस कोड हैज बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर द डिवोटीज। किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है? तो वो कहाँ पर किया गया है? वो किया गया है महाराष्ट्र के तुलजा भवानी मंदिर में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो बोले सर इसकी जरूरत थी क्या, आखिर ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, भारतीय लोगों की, या जो आज का यूथ है अगर मैं उसकी बात करता हूं, तो उसको ये लगता है, बहुत सारे लोगों की मैं बात करूं, कुछ परसेंटेज अगर मैं बात करूं कि भाई ये लोग ऐसे हैं जिनको इस प्रकार की चीजें लग रही हैं, तो क्या चीजें हैं उस पर मैं बात करता हूं। कुछ लोगों को ये लगता है कि सर अगर हम वेस्टर्न कल्चर अपनाते हैं, सर अगर हम बहुत वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस जो हैं वो पहनते हैं, तो हम बहुत मॉडर्न लगेंगे। राइट। तो यहाँ पर देखिए, मॉडर्नाइजेशन जो है वो होना कपड़ों से प्रूफ नहीं होता है कि आपने वेस्टर्न कपड़ों को चूज कर लिया तो आप बड़े मॉडर्न हो गए, आप जो हैं वो चीजों में आधुनिक हो गए। भारतीय संस्कृति जो है वो अपने आप में आधुनिक संस्कृति है। बात समझ में आ रही? वो कोई प्राचीन संस्कृति नहीं, वो कई वर्षों से, मतलब किसी भी कल्चर की आप बात करिए, उनकी जनक जो है वो भारतीय संस्कृति, और वो लगातार इस प्रकार की संस्कृति है कि चाहे आप किसी भी समय पर उसकी बात करिए वो हमेशा आधुनिक ही है। तो अगर भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए परिवेश आप पहनते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं है कि आप बहुत प्राचीन समझ में आएंगे या पिछड़े हुए नजर में आएंगे। मंदिरों में लोग जो हैं वो शॉर्ट्स पहन के चले जाते हैं, मंदिरों में लोग जो हैं वो छोटे कपड़े पहन के चले जाते हैं, जो सही नहीं माना जाता एक तरीके से। तो अगर हम बात करें कि हमको मॉडर्न लगना भी है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हमको छोटे कपड़े ही पहनने पड़ेंगे या हमको कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा जो हमारी संस्कृति के विपरीत। तो यूथ जो है हमारा, जो, हालांकि आज ऐसा नहीं कि मैं 100% यूथ की बात कर रहा हूँ, उसमें से अधिकांश लोग जो हैं वो समझदार हैं, अधिकांश लोग जो हैं उनको पता है कि हमारा कल्चर क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि बनारस में धोती पहनकर और गंगा आरती करने वाला जो एक बच्चा है वो आईआईटी में टॉप कर रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी कि वो गंगा आरती कर रहा है, धोती पहन रहा है तो वो साइंस से दूर हो गया है या मॉडर्न नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि मंदिर परिवेश में अलग अलग जगहों पर अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी आप जाएं, आप कम से कम ऐसे कपड़ों को चूज करें, ऐसे ड्रेस को पहने जो हमारे कल्चर के आधार पर सही हो। बात समझ में आ रही है? आप धोती पहने या फिर आप कुर्ता पैजामा पहने, नॉर्मल कपड़े पहने, लेकिन शॉर्ट्स वगैरह पहनकर आप मंदिरों में प्रवेश ना करें। यही चीज की गई है कहां पर? इसको नियम के तौर पर लागू कर दिया गया महाराष्ट्र के तुलजा भवानी मंदिर में। और श्रद्धालुओं ने इसका समर्थन भी किया है। बहुत सारे श्रद्धालु हैं जिन्होंने ये बोला कि नहीं, ये डिसीजन जो है वो ट्रस्ट का, वहाँ की गवर्नमेंट का बिल्कुल सही है, और जो छोटे कपड़े पहनकर मंदिरों में प्रवेश करते हैं वो सही नहीं है। वो मंदिर की, मतलब एक तरीके से वहाँ की जो अस्मिता है उसके साथ में थोड़ा, बात समझ में आ रही ना? तो आप ध्यान रखें इन चीज़ों का। और ये क्वेश्चन तो है ही, लेकिन थोड़ा सा हम अपने बिहेव में भी इन चीज़ों को लेकर आएंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। अगर आपसे ये पूछे सर किस मंदिर में, तो तुलजा भवानी मंदिर में। कहाँ है, किस राज्य सरकार की बात हो रही है? महाराष्ट्र में ये सरकार के द्वारा कदम उठाया गया। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या बोल रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल हैज बीन जॉइंटली लॉन्च्ड बाय डीपीआईआईटी इन एसोसिएशन विथ, एक जिला एक उत्पाद वॉल को डीपीआईआईटी द्वारा फिल इन द ब्लैंक के सहयोग से संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है।
किसके किसके सहयोग से, तो याद रखिएगा कि गुजरात सरकार और डीपीआईआईटी की अगर मैं बात करूं तो उसके माध्यम से ये चीजें की गई हैं। अब डीपीआईआईटी क्या होता है, तो सर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, राइट। और ये किस मिनिस्ट्री का पार्ट होता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का पार्ट होता है, ये भी आपको पता होगा। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इस डिपार्टमेंट में किसके साथ में मिलकर ये एक जिला एक उत्पाद वॉल जो है उसकी शुरुआत की है, लॉन्च किया है, तो याद रखिए गुजरात गवर्नमेंट के साथ में मिलकर। बात समझ में आ रही है, ये आपको याद रखना है, क्लियर। तो एक जिला एक उत्पाद या फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है ओडीओपी के नाम से जिसको जानते हैं, वो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है उसने इसकी शुरुआत मतलब गुजरात सरकार के साथ में मिलकर और इस प्रकार के जो अगर आप बात करेंगे तो वॉल जो है उसको लॉन्च किया है और इस पर काम जो है वो कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर किया क्या जाएगा, तो पहली चीज ये कि सर जो स्वदेशी शिल्पकार हैं और जो स्वदेशी शिल्प है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, कारीगरों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो यहां मैं मेंशन कर देता हूं कि स्वदेशी शिल्प एवं कारीगरों को बढ़ावा, इसके लिए काम होगा। दूसरा इसमें अगर हम बात करें तो सर और क्या होगा इसमें, तो हर डिस्ट्रिक्ट से कुछ ऐसी चीजें जो उस डिस्ट्रिक्ट की पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की फेमस है उन प्रोडक्ट को चूज किया जाएगा, वो प्रोडक्ट देखा जाएगा कि हाँ इस जगह पर ये प्रोडक्ट जो है वो फेमस है, उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन पे ध्यान दिया जाएगा, उसकी ब्रांडिंग पर ध्यान दिया जाएगा, उसके लिए काम करेंगे और उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए भी काम होगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद के तहत अगर हम बात करें तो डीपीआईआईटी और गुजरात सरकार ने मिलकर वॉल जो है वो लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से स्वदेशी शिल्प और कारीगरों को बढ़ावा देंगे और एक जिले से एक प्रोडक्ट का चयन किया जाएगा, उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की जाएगी और उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट के माध्यम से अगर हम बात करें तो प्रचार प्रसार जो है वो किया जाएगा। तो याद रखिए एक जिला एक उत्पाद वॉल जो है डीपीआईआईटी और गुजरात सरकार का सम्मिलित प्रयास जो है वो देखने को मिलता है। कितने जिलों के साथ में किया है, तो 33 जिलों के साथ में गुजरात सरकार ने ये प्रोडक्ट जो है या ये वॉल की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं तो ये भी डायरेक्टली है, याद रखने वाली चीजें हैं और मैथ में लगातार आप बचपन से इन चीजों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं आप, पढ़ रहे हैं पाई, पाई आप पढ़ रहे हैं और यहाँ पर बोलते हैं 27/7, माफ करिए 22/7 और फिर आप बोलते हैं 3.14, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, बोल रहा है कि पाई अप्रोक्सीमेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 22nd जुलाई is dedicated to the mathematical constant pi, what is the value of pi। यहाँ पर पूछ रहा है कि जो पाई अप्रोक्सीमेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 जुलाई को, उसकी वैल्यू क्या है, तो उसकी वैल्यू है 22/7, ठीक है, और जिसको आप 3.14 भी लिख सकते हैं। अब ये 22 जुलाई को क्यों मनाया जाता है, तो इसकी वैल्यू के हिसाब से ही 22 और 7 का मतलब यहाँ पर हो जाता है जुलाई, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं पाई अप्रोक्सीमेशन पाई अप्रोक्सीमेशन डे। और ये जो 3.14 है इसका क्या मतलब है, तो इसमें याद रखिए 14, राइट, और 3 से हो जाता है मार्च। तो ये किस नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है पाई डे के नाम से। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो पाई डे है वो मनाया जाता है 14 मार्च को और पाई अप्रोक्सीमेशन डे मनाया जाता है 22 जुलाई को। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और ये जो पाई है ये कौन से भाषा से लिया गया है ये भी आप याद रखेंगे, तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो बोल रहा है कि यूनिक रामायण फ्रेस्को फ्रॉम द काकतीय एरा हैज बीन फाउंड इन द नेचुरल रॉक शेल्टर एट। काकतीय युग का अनोखा रामायण भित्ति चित्र पर एक प्राकृतिक चट्टान आश्रय में पाया गया है, तो किस पहाड़ी में वो चीजें देखने को मिली हैं, किस पहाड़ी में ये काकतीय एरा का ये प्रिंट जो है, ये भित्ति चित्र जो है वो पाया गया है, तो वो पाया गया है रुद्रगिरी पहाड़ी में। राइट। अब ये होता क्या है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो किससे संबंधित है ये भित्ति चित्र जो है, तो ये याद रखिएगा कि ये प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक चित्र है। ठीक है। और यहां पर अगर हम देखेंगे तो सर ये प्रागैतिहासिक का क्या मतलब होता है, जिसको आप बोलते हो ना प्री हिस्टोरिक। राइट। तो प्री हिस्टोरिक या प्रागैतिहासिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा समय, एक ऐसा काल जहां पर मानव का अस्तित्व तो था, एक ऐसा समय जहां पर मानव का अस्तित्व था, लेकिन लेखन शैली जो थी वो नहीं थी। बात समझ में आ रही है। तो जिस टाइम ड्यूरेशन पे मानव तो था, लेकिन उससे संबंधित जो लेखन शैली थी वो नहीं थी, उसको हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि ये रामायण का जो भित्ति चित्र प्राप्त हुआ है वो किस काल से संबंधित है, तो ये प्रागैतिहासिक शैली या प्रागैतिहासिक शिल्प से संबंधित है। प्री हिस्टोरिक शैल चित्र जो है उनसे ये संबंधित है ना। तो यहाँ पर आप देखिए तो क्या बताया जा रहा है इस चित्र में, किस प्रकार की चीजें मिली हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर इस पहाड़ी पर जो शैली में मिला है, जो चित्र में मिला है, वहां पर दो वानर भाइयों के बीच में युद्ध की स्थिति जो है वो भी बताई गई है, जैसे सुग्रीव और बाली के बीच में, है ना। तो इस तरीके के रामायण काल के अलग अलग चीजों के बारे में यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से चीजें जो है वो बताई गई हैं। अब देखिए क्या क्या चीजें हैं। तो मध्य लगभग 5000 ईसा पूर्व मध्य पाषाण काल के दौरान रुद्रगिरी में शैलाश्रयों में लोगों के रहने के लिए क्वार्टर के रूप में काम करते थे। पहली गुफा के भित्ति चित्र में वानर भाइयों बाली और सुग्रीव का एक भयंकर युद्ध में लगे हुए दर्शाया गया है। राम सुग्रीव के पीछे खड़े होकर बाली पर तीर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। रामायण आप सभी लोगों ने देखी है, तो मुझे ये स्टेटमेंट समझाने की आवश्यकता नहीं है, ये सीन बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर हुआ क्या था। बात समझ में आ रही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर शंख और अग्नि देवी के पवित्र प्रतीकों के साथ हनुमान का एक भव्य रेखा चित्र जो है वो भी बताया गया है। और रुद्रगिरी पहाड़ी है कहाँ, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आंध्र प्रदेश के ओरवा कल्लू गांव में ये पहाड़ी जो है वो स्थित है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि यूनिक रामायण फ्रेस्को जो है वो अभी कहाँ काकतीय एरा का प्राप्त हुआ है या उसका पता चला है, तो वो पता चला है रुद्रगिरी पहाड़ी, जो आंध्र प्रदेश के ओरवा कल्लू गाँव में स्थित है। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो बोल रहा है हु हैज बीन अपॉइंटेड द मैनेजिंग डायरेक्टर और एमडी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। हाल ही में किसे LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का एमडी जो है वो बनाया गया है, तो वो बनाया गया है हाल ही में सतपाल भानु। बात समझ में आ रही है। सतपाल भानु, और सतपाल भानु जो है सतपाल भानु को बनाया गया है क्या, अभी करंट में ये एमडी है। ठीक है। और दूसरा अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले अगर आप देखेंगे तो सिद्धार्थ मोहंती। राइट। तो इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो कौन है, तो वो है सिद्धार्थ मोहंती। और सिद्धार्थ मोहंती की जगह जो है वो किसने ली है, तो वो ली है सतपाल भानु ने। ठीक है। अब बात आती है कि सर ये सिद्धांत मोहंती जो है इनको क्यों हटा दिया गया, तो इनको हटाया इसलिए गया है क्योंकि ये LIC के नए चेयरमैन बन गए। ठीक है। तो पूछा ये जाए कि चेयरमैन कौन है, तो उनका नाम है सिद्धांत मोहंती। इनके पहले ये क्या थे, तो ये एमडी थे, और अभी करंट में एमडी हो गए सतपाल भानु। सिद्धांत मोहंती की जगह पर सतपाल भानु जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर बैठे हुए हैं। बात समझ में आ रही है। तो सिद्धार्थ मोहंती की जगह उन्होंने ली है और अप्रैल में LIC के चेयरमैन के तौर पर उनको नियुक्त
किया गया था। अब बात यह आती है कि सर ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है, ये LIC जो है, आखिर ये काम क्या करती है? तो LIC जो है वो, अगर मैं बात करूं तो इंश्योरेंस के फील्ड में ये सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर जानी जाती है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट की अगर मैं बात करूं तो 1 सितंबर 1956 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसके अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करता हूं तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। अब इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, जैसे बैंक्स का रेगुलेशन RBI कर रही है, वैसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर का रेगुलेशन करने के लिए रेगुलेशनरी बॉडी काम कर रही है, राइट। तो यहाँ पर जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, LIC की बात करते हैं, तो इन सब का रेगुलेशन कौन करता है? तो इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी संस्थान है, उनका रेगुलेशन करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए एक संस्था है जिसको IRDAI, जिसको बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी संस्थान काम कर रहे हैं, उनका नियंत्रण कौन करेगा? IRDAI करेगा। LIC के करंट MD जो है वो कौन है? वो सतपाल भानु है। करंट चेयरमैन कौन है? सिद्धार्थ मोहंती हैं। और LIC का इस्टेब्लिशमेंट 1 सितंबर 1956 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो ये मुंबई में देखने को, मुंबई में स्थापित है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंड इंडिया हैज रिसेंटली एक्सचेंज 5 एग्रीमेंट कवरिंग क्रूशियल एरियाज। कितने एग्रीमेंट पर साइन हुए हैं अभी? तो 5 एग्रीमेंट पर कवर किया है इन्होंने। क्रूशियल एरियाज ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड टूरिज्म, राइट। तो याद रखिएगा कि श्रीलंका और इंडिया ने अभी ये एग्रीमेंट किया है, ठीक है। श्रीलंका और इंडिया ने ये 5 एग्रीमेंट किए हैं। और ये एग्रीमेंट किन फील्ड को कवर कर रहा है? तो ये कवर कर रहा है यहां पर, जैसे मान लीजिए मेंशन है इकोनॉमिक कोऑपरेशन, दूसरा ये कवर कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी, और तीसरा ये कवर कर रहा है टूरिज्म, राइट। अगर मैं आपको बताऊं टूरिज्म के बारे में, तो श्रीलंका में टूरिज्म तो है, श्रीलंका में टूरिज्म तो है, और श्रीलंका के टूरिज्म को बढ़ावा भी मिला है सबसे ज्यादा किसके माध्यम से? भारत के ही माध्यम से। क्यों? क्योंकि श्रीलंका में टूरिज्म का सबसे बड़ा सोर्स जो है, स्रोत जो है, वो क्या है? सबसे बड़ा सोर्स क्या है? इंडिया ही है। बात समझ में आ रही है? हमारे देश के वासी ही सबसे ज्यादा क्या करते हैं? श्रीलंका में टूरिज्म के लिए वहां पर जाते हैं, ठीक है। शायद रावण के जो लंका है उसको ढूंढने के लिए जाते हैं कि कभी मिल जाए या कुछ हो जाए, ठीक है। आइए देखें, तो यहाँ पर द्विपक्षीय वार्ता हुई थी भारतीय प्रधानमंत्री और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, जिनके बारे में मैंने अभी कुछ क्लास पहले ही आपको बताया है कि इस्तीफा देने से संबंधित कुछ चीजों पर हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर क्या था, आखिर क्यों विरोध हो रहा था और इन्होंने क्या बोला है, इन चीजों को हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर याद रखिए कि श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, इन दोनों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई। उस द्विपक्षीय वार्ता में अगर आप देखेंगे तो 5 एग्रीमेंट हुए जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर को कवर करते हैं, जैसे इकोनॉमिक कोऑपरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड टूरिज्म जैसी चीजों पर ये काम करते हैं। ये इन सेक्टर को कवर करते हैं, ठीक है। और इन सेक्टर के विकास के लिए अलग अलग प्रकार से काम जो है वो किए जाएंगे। श्रीलंका को इसकी काफी जरूरत भी थी, है ना। और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका जो है वो अभी तैयार भी हो गया है, और वो पहले भी अगर हम बात करें तो तैयार था कि इंडियन रुपी के फॉर्म में जो ट्रेड है उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। श्रीलंका की इकोनॉमी जो है वो बुरी तरीके से फेल हो रही है। ये इस एग्रीमेंट के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो जो रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित जो भी चीजें हैं और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट स्टैब्लिश होंगे उससे थोड़ा सा बूस्टअप होगा। इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर काम किए जाएंगे, वहां
से इकोनॉमी को फायदा मिलेगा। टूरिज्म जो है वो जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका हिडन एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इससे कहीं ना कहीं श्रीलंका को भी फायदा है और इससे कहीं ना कहीं भारत को भी फायदा है। बात समझ में आ रही है। दूसरा अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ये किसके, दूसरा इन्होंने एक चीज और इसमें आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो ऑनलाइन पेमेंट की बात हो रही है, जो यूपीआई पेमेंट की बात हो रही है, उस पर भी समझौता किया गया है। और किसके किसके बीच में ये समझौता हुआ है, तो आप याद रखिए कि वो समझौता हुआ है, अगर हम बात करेंगे NIPL, ठीक है, वो समझौता हुआ किसके किसके बीच में, NIPL और लंका पे, किसके किसके बीच में हुआ, NIPL और लंका पे। NIPL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो NPCI, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, यहाँ पर मेंशन है ही है, ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिए। लंका पे जैसे मान लीजिए गूगल पे वगैरह है, तो वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया उनके द्वारा। अब बात आती है कि सर ये NIPL जो इंडियन कंपनी है, तो हमने NPCI तो सुना है, लेकिन ये NIPL क्या है, तो याद रखिएगा कि जो NIPL है, जो NPCI है, वो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं, यहां मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं, जनरली आप याद रखिएगा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो याद रखिए कि जो NPCI है उसकी सब्सिडरी बॉडी जो है वो NIPL है। बात समझ में आ रही है। तो NIPL एज अ सब्सिडरी काम करती है NPCI की, और इसी NIPL और लंका पे के बीच में ये समझौता हुआ है, किसके लिए, UPI पेमेंट के लिए। बात समझ में आ रही है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड द इंडियन नेवी हैव साइंड एन MOU टू रिवाइव द एंशिएंट स्टेज्ड शिप बिल्डिंग मेथड, जिसको टंकाई मेथड भी कहते हैं। इट इज अ टेक्निक ऑफ शिप बिल्डिंग। कितनी पुरानी टेक्निक है, तो याद रखिए 2000 साल पुरानी टेक्निक है। अब बात आती है कि सर ये आखिर है क्या, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि एंशिएंट स्टेज शिप बिल्डिंग मेथड है ना, अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखता हूं तो किसके किसके बीच में ये MOU साइन हुआ है, तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि सर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंडियन नेवी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंडियन नेवी के बीच में एक साइन हुआ, एक MOU साइन हुआ। किसके लिए साइन हुआ, कि वो वापस से रिवाइव करेंगे, किसको रिवाइव करेंगे, जो 2000 साल पुरानी टेक्निक है जहाज निर्माण की, जो 2000 साल पुरानी टेक्निक है जहाज निर्माण की, जिसको टंकाई मेथड के नाम से भी जाना जाता है, उसको फिर से पुनर्जीवित करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आखिर इस मेथड में होता क्या है, तो टंकाई मेथड की अगर मैं बात करता हूं, टंकाई विधि की अगर मैं बात करता हूं, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आप ये याद रखिए कि इसमें लोहे के कील के स्थान पर, लोहे के कील के स्थान पर लकड़ी के तख्तों का प्रयोग होगा। बात समझ में, तख्तों का प्रयोग होगा पहली चीज। ऐसा करने के कारण अगर हम देखेंगे तो टंकाई विधि का यूज करने के कारण अगर आप देखिए तो ये सस्ता पड़ेगा। टंकाई विधि का यूज करने के कारण अगर आप देखेंगे तो जहाज जो है उसको बनाने में खर्च जो है वो कम आएगा। दूसरा अगर मैं बात करूं टंकाई विधि के कारण, तो आपको ये समझ में आएगा कि सर अगर टंकाई विधि का प्रयोग किया जाता है तो जो जहाज होगा वो फ्लेक्सिबल होगा और मजबूत होगा, राइट। और तीसरा अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर यह भी याद रखिए कि सर लकड़ी का प्रयोग करने के कारण इसका जो मेंटेनेंस है वो आसान होगा। बात समझ में आ रही है। तो इस विधि के माध्यम से हम लगातार जो है वो जहाज निर्माण कर रहे थे, प्राचीन विधि है और लगातार हम इसका प्रयोग जो है वो कर रहे थे। आज भी देश के कुछ क्षेत्रों में टंकाई विधि का प्रयोग जो है वो उसी प्रकार से हो रहा था। जैसे हम केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, अभी संस्कृति मंत्रालय और भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना के बीच में ये MOU साइन हुआ है कि हम इस विधि को फिर से पुनर्जीवित करेंगे, हम इसको फिर से रिवाइव करेंगे, ताकि आज के जो जहाज हैं उनका निर्माण इसी विधि के माध्यम से किया जा सके। बात समझ में आ रही है। तो याद रखिए कितने साल पुरानी है, 2000 साल पुरानी ये टेक्निक जो है वो यहाँ पर देखी जाती है। क्लियर।
चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द न्यू गाइडलाइंस ऑफ डेजिग्नेशन लॉयर एज सीनियर एडवोकेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहली चीज तो आप इसमें जो मेन पॉइंट हैं जो हाईलाइट होने चाहिए, जो आपको पता होने चाहिए, वो मैं बता देता हूँ, फिर मैं इस क्वेश्चन पर आता हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है सीनियर एडवोकेट के बारे में बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ये जो सीनियर एडवोकेट्स के बारे में बात हो रही है ये क्या होगा, तो यहाँ पर बोल रहा है कि भाई जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उसके रूप में नामित होने के लिए उनको जो डेजिग्नेशन उनका है वो मिलने के लिए जो गाइडलाइन काम करती है, पहली चीज तो ये उसको जारी कौन करता है। तो याद रखिए कि जो गाइडलाइन है उसको जारी करने का काम करता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसको जारी करने का काम कौन करेगा? उसको जारी करने का काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। दूसरा इसमें आप ये याद रखिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे दी है, लेकिन क्या ये पहली बार गाइडलाइन आई है? तो दूसरा ये याद रखिए कि हाल ही में जो गाइडलाइन आई है वो क्या करती है, वो 2017 के गाइडलाइन को रिप्लेस करती है। राइट, तो अभी जो करंट में गाइडलाइन चल रही है, वो जो अभी लॉन्च की गई है, वो गाइडलाइन 2017 के इस गाइडलाइन को क्या करेगी? रिप्लेस करेगी। तो दो चीजें आपको क्लियर हो गई। तीसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो यहां पर याद रखिएगा कि इस पद से संबंधित क्या कोई क्राइटेरिया है, क्या कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? तो उसमें मैं 3 पॉइंट आपको बताता हूं कि कम से कम 10 साल का कार्यकाल या एक वकील या एक जिला सत्र न्यायाधीश के रूप में किसी भी न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी याद रखिए कि उम्मीदवार की जो प्रैक्टिस है वो कहाँ होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के समक्ष होनी चाहिए। और तीसरा, एटलीस्ट उसकी एज जो है वो 45 ईयर होनी चाहिए। 45 ईयर से कम अगर होगा तो वहां पर उसको ये इस चीज के लिए वो एलिजिबल नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए इसमें दूसरी चीजें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लीजिए कि इससे संबंधित जो भी निर्णय लिए जाएंगे, जो भी काम होगा, इस पोस्ट से रिलेटेड जो भी चीजों में बदलाव होगा वो कौन करेगा, या फाइनल डिसीजन जो है वो कौन करेगा? तो उसके लिए अगर हम बात करें तो एक कमेटी काम करेगी। और वो कमेटी क्या होगी? तो यहाँ एक लाइन मैंने मेंशन की है कि ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट्स इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया will be dealt with by the permanent committee to be known as Committee for Designation ऑफ सीनियर एडवोकेट्स। तो इस पद से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी अगर विवाद है, किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन लेना है, तो वो डिसीजन कौन लेगा? वो कमेटी के पास ये अधिकार है कि इसके माध्यम से ही आखिरी डिसीजन लिया जाएगा। कमेटी का नाम क्या है? तो कमेटी फॉर डिजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट्स जो है वो इसका काम करेगी। तो याद रखिएगा कि इतनी चीजें जो हैं वो अभी जो नई गाइडलाइन आई है उसमें बताई गई है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि Statement first, all matters relating the designation of senior advocates in the Supreme Court of India will be dealt with the Committee of Designation of Senior Advocates. अभी अभी हमने देखा, बिल्कुल ठीक है। सेकंड बोल रहा है कि as per the new guidelines a candidate must be 55 ईयर। मैंने आपको क्या बोला? एट 45 ईयर कम से कम एज जो है वो होनी चाहिए। यहाँ पर 55 बोल रहे इसलिए ये गलत हो जाता है। आंसर आपका सिर्फ क्या हो जाएगा? ओनली 1। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर इतनी चीजें इसमें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियस IESS 2047 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही हैं, कौन से स्टेटमेंट जो है वो गलत हैं? तो पहली चीज तो आप इसमें ये याद रखिए, ठीक है, क्या कि ये जो IESS है 2047 की ये जो बात कर रहा है, आखिर इसको रिलीज कौन कर रहा है? तो इट इज रिलीज्ड बाय नीति आयोग। इसको कौन जारी करता है? ये नीति आयोग के द्वारा इसको रिलीज किया गया है, नीति आयोग के द्वारा। इट इज ओपन सोर्स वेब बेस्ड टूल है ये, ठीक है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये ओपन सोर्स वेब बेस्ड टूल है,
ठीक है, 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए कि सर आईईएसएस की अगर हम बात करें 2047 की, तो इसको कौन जारी करेगा? ये जारी करेगा नीति आयोग। अब बात आती है कि सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं, इसके एम की अगर मैं बात करूं, तो एम में अगर आप देखेंगे तो जितनी भी एनर्जी आप जानते हैं, चाहे सोलर हो, चाहे विंड हो, चाहे गैस हो, चाहे न्यूक्लियर हो, ठीक है, कोल, इस तरीके की जितनी भी एनर्जी आप जानते हैं, उन एनर्जी का स्रोत का परिदृश्य ज्ञात करना, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ये पता करना कि भाई अभी एनर्जी के सोर्स जो हैं वो कितने हैं और कहाँ पर कितनी चीजें जो हैं इस एनर्जी का यूज करके हम आगे भविष्य में काम कर सकते हैं, उसका पता लगाया जाएगा। दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो जो एनर्जी प्लानिंग इंडिया कर रहा है, ठीक है, वो एनर्जी प्लानिंग की अगर मैं बात करूं, तो ये आईईएसएस 2047 की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या करेगा? तो इंडिया की जो एनर्जी प्लानिंग है, प्लानिंग क्या है इंडिया की? एनर्जी प्लानिंग है कि भाई एनर्जी के फील्ड में इंडिपेंडेंट होना है, डिपेंडेंसी खत्म करना है ना। तो इंडिया की जो प्लानिंग है वो क्या बोल रहा है कि भाई हमको इंडिपेंडेंट होना है और स्वतंत्र होना है, हम अपने कैपेबल हो जाएं कि हम खुद ही जितनी हमको रिक्वायरमेंट है, जितनी जो चीज़ें हैं हम खुद ही कर पाएं, कहीं से हमको किसी पर डिपेंडेंसी ना हो। उस एनर्जी प्लानिंग को भी ये क्या कर रहा है, आईईएसएस जो है वो सपोर्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? और आईईएसएस 2047 जो है वो इंडिया की फ्यूचर एनर्जी प्लानिंग को सपोर्ट कर रहा है, ताकि इंडिया जो है वो एनर्जी के फील्ड में इंडिपेंडेंट हो सके। बात समझ में आ रही है? अब इसमें एक चीज़ आपको और ज़रूरी याद रखनी पड़ेगी कि सर इसके माध्यम से जो काम कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ भारत ही है, क्या सिर्फ इंडिया ही है जो इस प्रकार के उपकरण का प्रयोग करता है? क्या सिर्फ भारत ही है जो सिर्फ इस प्रकार के जो वेब बेस्ड टूल हैं उनका प्रयोग करता है? तो आप याद रखिए कि भाई मोर देन 20 कंट्री हैं जो इस टूल का अपना, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अपना ओनर्जी ओन एनर्जी टूल जो है वो डेवलप कर चुके हैं। बात समझ में आ रही है? और उसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि 20 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जिन्होंने, अगर हम बात करें, तो अपना ओन एनर्जी कैलकुलेटर जो है उसका डेवलपमेंट कर लिए हैं। ठीक है, ओन एनर्जी कैलकुलेटर कह लीजिए, टूल कह लीजिए, एक ही चीज़ है। तो ओन एनर्जी कैलकुलेटर जो है उसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, और 20 देशों में कौन कौन से, तो मैं अगर नाम बोलूं कुछ के, तो चाइना ले लीजिए, बांग्लादेश जो है वो भी ये कर चुका है, बांग्लादेश देख लीजिए। दूसरा अगर मैं बोलूं साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका ले लीजिए। इस तरीके के और भी बहुत सारी कंट्री हैं, लगभग 20 कंट्री, जिन्होंने अपने जो एनर्जी कैलकुलेटर टूल हैं उनको पहले ही डेवलप कर चुके हैं। बात समझ में आ रही है? देखिए, अब यहाँ पर अगर हम स्टेटमेंट की बात करते हैं कि सर इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो पहला बोल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल हैज रिलीज द रिवैम्प्ड इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियोस। जो पर्यावरण मंत्रालय ने एक संशोधित भारत ऊर्जा परिदृश्य 2047 जो है वो जारी किया है। और दूसरा बोल रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य सरकार की विभिन्न हरित ऊर्जा नीति को एकीकृत प्रभाव का आकलन करना है। तो याद रखिएगा कि इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है सिर्फ वही सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इसका गलत है। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं, तो केविन मिटनिक पास्ड अवे एट द एज ऑफ 59। ही वाज अ रिनोड। केविन मिटनिक का 59 वर्ष की उम्र में मिटनिक का 59 वर्ष की उम्र में डेथ हो गई है, उनकी मृत्यु हो गई है। और ये किस फील्ड से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा कि ये किससे संबंधित हैं, ये एक हैकर थे। ठीक है, और हैकर किस टाइप के? तो शुरुआती दौर पर तो ये ब्लैक हैट हैकर थे, है ना। शुरुआती दौर पर ये ब्लैक हैट हैकर थे, लेकिन बाद में इनको हो गई जेल। ठीक है, कितनी जेल हो गई इनको? जेल हो गई 5 साल की जेल। जब ये 5 साल की जेल को पूरा करके बाहर निकले, तो ये किस तौर पर काम करने लगे? ये व्हाइट हैट हैकर, है ना। और साइबर सिक्योरिटी
जो काम ये पहले करते थे उसी से अब सिक्योरिटी प्रोवाइड करने लगे एडवाइजर के तौर पर, ठीक है। तो ये वही चीज है, जब तक समझ रहे हैं ना, भूत जो हैं वो वैसे ही मानते हैं जैसे उनको मानना होता है। तो यहाँ पर आप देखिए केविन मिटनिक की अगर हम बात करें, 59 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई है। ब्लैक हैट हैकर का मतलब होता है कि ऐसे हैकर जो अनएथिकल प्रकार से या अनएथिकल काम करते हैं साइबर की दुनिया में, तो उनको हम ब्लैक हैट बोलते हैं। और ऐसे हैकर जो एथिकल वर्क करते हैं, जो हैकिंग करते हैं, उससे किसी को नुकसान नहीं होता, पर्टिकुलर एजेंसीज के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, लीगल तरीके का काम करते हैं, उसको हम वाइट हैट हैकर बोलते हैं। साइबर सिक्योरिटी एडवाइजर जिस चीज़ को ये पहले करते थे कि साइबर सिक्योरिटी को ब्रेक करके और चीज़ों को डेटा जो है वो चुराते थे और हार्म पहुंचाते थे, उन्हीं के लिए अब ये साइबर सिक्योरिटी से संबंधित एडवाइस करने लगे। कौन थे? हैकर थे। किस प्रकार के थे? ब्लैक हैट थे, बाद में वाइट हैट हैकर बन गए थे। कैंसर हो गया था, कैंसर से इनकी मृत्यु हुई है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं, हु हैज बिकम द फर्स्ट बैटर टू स्कोर द सेंचुरी इन 500 इंटरनेशनल मैच। अपने 500वें अंतरराष्ट्रीय मैच में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है? तो उनका नाम है विराट कोहली। अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने क्या किया है? अपना शतक बनाया है, ठीक है। और 500वें मैच में शतक बनाने वाले ये पहले बल्लेबाज बन गए। यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें कि कितने बॉल पे बनाया, तो 180 गेंदों में ये बनाया है। और मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर भी बन गए हैं। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, MS धोनी के बाद कोहली 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले चौथे भारतीय हो गए हैं। कोहली ने 274 वनडे, 115 T20 और 111 टेस्ट भारत का प्रतिनिधित्व किया है। एक महान नाम है ना, यहाँ पर हम क्योंकि विराट कोहली की ही बात करें, लेकिन ये एक नाम ऐसा है जो सब ऊपर, सबसे ऊपर, तो वो नाम है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा 664 अंतरराष्ट्रीय मैच जो है वो खेले हैं। बात समझ में आ रही है? और क्रिकेट के भगवान जो है वो कहे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हाल ही में अगर हम देखें तो किस प्लेयर ने 500वें टेस्ट मैच में अपना शतक बनाया है, तो वो याद रखिएगा कि वो विराट कोहली है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना। किस राज्य सरकार ने विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना प्रारंभ की है? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप फटाफट इसके बारे में पढ़िए, मैसेज करिए, कमेंट करिए, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो और भी हम 10 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, उनसे संबंधित चीज़ों को देखेंगे और तमाम जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। फिर पढ़ाई करते रहिए, है ना, और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।